वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन बल एवं गति और इसमें हम वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ फोर्सेस यानी एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस फोर्सेस विभिन्न प्रकार के बलों के अनुप्रयोग ये बल लिफ्ट में देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्रेन्स में और टरबाइन इत्यादि सिस्टमों में देखेंगे हम ये विभिन्न प्रकार के बलों का क्या अनुप्रयोग होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस विभिन्न प्रकार के बलों के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग लिफ्ट और एलिवेटर या लिफ्ट में। तो लिफ्ट में जो हमारा विभिन्न प्रकार के बल हैं वो यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो ये हमारी लिफ्ट हो गई। लिफ्ट में कोई व्यक्ति जिसका मास स्मॉल m है और वो वेइंग मशीन यानी भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। तो इस तरह से हमारे लिफ्ट का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और व्यक्ति का द्रव्यमान स्मॉल m है। टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इसको G से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इतना वेट नीचे की ओर पूरे लिफ्ट में काम कर रहा है और इतनी ही लिफ्ट की रस्सी में तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। और जो रिएक्शन होगी वो जो व्यक्ति जिस सतह पर काम खड़ा है यानी वेइंग मशीन पर जितना व्यक्ति का भार होगा उतना ही रिएक्शन होगी अगर लिफ्ट रुकी हुई है। तो यहाँ सिचुएशन इस तरह से है। लेट लिफ्ट इज इन रेस्ट एंड ए मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन। माना लिफ्ट विरामावस्था में है और एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है लिफ्ट में भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। तो ये व्यक्ति वेइंग मशीन पर खड़ा है। वेट ऑफ लिफ्ट का भार कैपिटल mg जो कि डाउनवर्ड काम कर रहा है। वेट ऑफ मैन यानी व्यक्ति का भार स्मॉल mg डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो लिफ्ट का भार भी नीचे की ओर काम कर रहा है और व्यक्ति का भी भार नीचे की ओर काम कर रहा है। टेंशन इन स्ट्रिंग यानी लिफ्ट की डोरी में तनाव। तो लिफ्ट की डोरी में तनाव रुकी विरामावस्था में इतना ही होगा जितना इस लिफ्ट का भार है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो इतना ही तनाव लिफ्ट की डोरी में उत्पन्न होगा। रिएक्शन ऑफ मशीन यानी मशीन की प्रतिक्रिया। तो यहाँ ये वेइंग मशीन है, इसकी जो रिएक्शन होगी वो mg के बराबर होगी, स्मॉल mg के बराबर होगी। जितना व्यक्ति का भार होता है ये ऊपर की ओर काम करेगा। तो इस सिचुएशन में हम देयर विल बी 3 केसेस। तो यहाँ 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर 4 स्थितियों का एक्चुअल में देखेंगे। तो 3 स्थितियाँ पहले देख लेते हैं, फिर लास्ट में चौथी स्थितियाँ भी देख लेते हैं। पहली स्थिति है लिफ्ट इज फॉलिंग विथ एक्सेलरेशन a यानी लिफ्ट a त्वरण से नीचे आ रही है और लिफ्ट इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a। जो लिफ्ट a त्वरण से नीचे आ रही है तो सिचुएशन इसमें कैसे चेंजेस होंगे इसके लिए देखते हैं। वेट ऑफ पर्सन WMG एक्ट्स डाउनवर्ड एंड मैन इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a विथ लिफ्ट। तो व्यक्ति का भार mg नीचे की ओर काम कर रहा है, व्यक्ति का भार mg नीचे की ओर काम कर रहा है, स्मॉल mg है, और व्यक्ति a त्वरण से लिफ्ट के साथ नीचे आ रहा है। तो व्यक्ति पर कितना त्वरण लग रहा है, एक्सेलरेशन a। तो a त्वरण यानी a त्वरण से व्यक्ति के ऊपर नेट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो व्यक्ति a त्वरण से लिफ्ट के साथ नीचे आ रहा है तो व्यक्ति पर नेट बल कितना लगेगा। तो व्यक्ति का त्वरण a है तो व्यक्ति के ऊपर कार्यकारी नेट फोर्स ma के बराबर होगा। तो नेट फोर्स ऑन मैन इज ma। तो व्यक्ति a त्वरण से नीचे की ओर चल रहा है लिफ्ट के साथ, तो इस कारण से व्यक्ति पर नेट फोर्स ma हो गया। और ma कहाँ से आएगा, व्यक्ति के भार mg और इसका विरोध कौन कर रहा है, रिएक्शन। तो mg माइनस r इक्वल टू ma। तो mg में से r घटाएंगे तो ये व्यक्ति पर नेट फोर्स आएगा ma। तो r इक्वल टू mg माइनस ma या mg माइनस a। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगी वो mg माइनस a हो गई। तो इस तरह से क्या हो गया, व्यक्ति का जो आभासी भार है वो कम हो जाएगा। तो व्यक्ति का आभासी भार कम हो गया। कितना कम हुआ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेंस अपरेंट वेट ऑफ पर्सन डिक्रीजेज
अतः व्यक्ति का आभासी भार कम हो जाता है, W डैश इक्वल टू आर। तो जितनी रिएक्शन मिलेगी उतना ही व्यक्ति का आभासी भार होगा mg माइनस ए। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो यानी व्यक्ति चल ना रहा हो यानी लिफ्ट ना चल रही हो तो व्यक्ति का भार वही होगा जो एक्चुअल है। क्योंकि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जा रही है इसलिए व्यक्ति का भार परिवर्तित हुआ और भार में कमी आ गई mg माइनस ए। तो ये भार में कमी आ गई और रस्सी में तनाव भी पूरे लिफ्ट का व्यक्ति सहित भार कितना है m प्लस m और एक्सेलरेशन अब क्या हो गया g माइनस ए। तो इस तरह से ये रस्सी में टेंशन या तनाव बल हो गया। तो अब हम सेकंड केस इसमें देखते हैं। सेकंड केस क्या है? तो लिफ्ट के पहले केस में हमने देखा था लिफ्ट के ए त्वरण से नीचे आने पर व्यक्ति के भार में कमी आती है और वो mg माइनस ए हो जाता है। लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। अब की बार लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है। तो लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति के ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाएगा ma। तो जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति के ऊपर नेट फोर्स या नेट बल ma जो कि ऊपर की ओर लगेगा। तो ये बल कहाँ से मिलेगा r माइनस mg। तो r ऊपर की ओर काम कर रहा है और mg नीचे की ओर। तो r माइनस mg से ma मिल जाएगा। तो ma इक्वल टू r माइनस mg यानी r इक्वल टू mg प्लस ma। r इक्वल टू mg प्लस ma इक्वल टू इस तरह से r इक्वल टू mg प्लस a जो कि ऊपर की ओर काम करेगा और यही उस व्यक्ति का आभासी भार होगा। तो व्यक्ति का आभासी भार बढ़ गया। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाएगा और लिफ्ट नीचे जाएगी तो व्यक्ति का आभासी भार घट जाएगा। हेंस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? तो m कैपिटल M प्लस स्मॉल m g प्लस a। तो ये रस्सी में तनाव बल उत्पन्न होगा। तीसरा केस लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग यानी लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। तो लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिरेगी तो ये g त्वरण से नीचे गिरेगी। तो g त्वरण से नीचे गिर रही है लिफ्ट तो व्यक्ति पर कार्यकारी नेट फोर्स कितना होगा mg। तो mg फोर्स व्यक्ति के ऊपर लग रहा है क्योंकि व्यक्ति g त्वरण से नीचे जा रहा है इसलिए व्यक्ति के ऊपर जितना त्वरण लगेगा mg। ये mg मिलेगा कहाँ से mg क्योंकि नीचे की ओर है नेट फोर्स mg तो ये mg माइनस r से मिलेगा। तो mg माइनस r हो गया और फिर यहाँ से r निकालेंगे mg माइनस mg और ये जीरो हो गया। यहाँ से देख लेते हैं mg इक्वल टू mg माइनस r। तो ये चीज़ इसका सेंस ये है कि r की वैल्यू जीरो हो गई। तो r की वैल्यू जीरो होने का मतलब नो रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल जीरो हो गया। तो g त्वरण से नीचे जाने पर व्यक्ति का जो प्रतिक्रिया बल है व्यक्ति पर लगने वाला वो जीरो हो गया। यही भारहीनता की स्थिति है वेटलेसनेस यानी भारहीन हो गया व्यक्ति और रस्सी में तनाव जीरो हो गया। हेंस अपरेंट वेट ऑफ पर्सन reduces to zero. This state is called weightlessness. अतः व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति कहलाती है। तो भारहीनता की स्थिति तब होती है जब रिएक्शन जीरो हो जाए यानी प्रतिक्रिया बल जीरो हो जाए। प्रतिक्रिया बल जीरो कब होगा? जब व्यक्ति ए तो जो जिस त्वरण से नीचे गिर रहा है वो जी हो जाए। तो लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, जी गति हो रही है। तो इस केस में जी त्वरण से व्यक्ति नीचे की ओर आएगा और नो रिएक्शन होगी और ये इस तरह से भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब हम लास्ट केस चौथा केस कंसीडर कर रहे हैं। लिफ्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड यानी लिफ्ट एक समान चाल से चल रही है। तो ये चाहे एक समान चाल से ऊपर चले चाहे नीचे चले। अगर लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर चल रही है तो चूंकि एक समान से चाल से चल रही है तो वेग परिवर्तन जीरो हो गया। तो वेग परिवर्तन जीरो होने पर त्वरण भी जीरो हो गया। नीचे एक समान चाल से चल रही है तो वेग परिवर्तन जीरो तो यानी त्वरण भी जीरो हो गया, एक्सेलरेशन भी जीरो हो गई। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? जो वेग परिवर्तन यानी वेग परिवर्तन जीरो होने से त्वरण भी जीरो हो गया। तो व्यक्ति पर नेट फोर्स कितना हो गया? वो भी जीरो हो गया। तो व्यक्ति पर नेट फोर्स एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण नेट फोर्स जीरो हो गया। इस केस में अगर ऊपर की ओर जा रहा है एक समान चाल से तो r माइनस एम जी इक्वल टू जीरो और नीचे जा रहा है एक समान चाल से तो एम जी माइनस आर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से एम जी इक्वल टू आर। अगर व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है तो
जो रिएक्शन मिलेगी वो mg यानी उसके भार के बराबर होगी। तो इस तरह से लिफ्ट अगर एक समान चाल से ऊपर या नीचे चल रही है तो रिएक्शन R इक्वल टू mg के बराबर होगा, और इस केस में व्यक्ति के भार में, आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिफ्ट रुकी हुई है उस केस में, तो रस्सी में तनाव बल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लिफ्ट के जो 4 केसेस हैं इनको समराइज कर देते हैं। लिफ्ट अगर ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो नीचे की ओर आने में क्या होगा, व्यक्ति के भार में कमी होगी mg माइनस ए। तो व्यक्ति के आभासी भार में mg माइनस ए हो गया। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो इस केस में व्यक्ति के भार में वृद्धि होगी mg प्लस ए। और अगर लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रही है तो व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा, यानी व्यक्ति भारहीन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन 0 हो जा रही है। तो रिएक्शन जितना होता है उतना ही व्यक्ति का भार आता है। और फिर अगर लिफ्ट एक समान चाल से चल रही है, ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में चल रही है एक समान चाल से, तो एक्सीलरेशन 0 होने के कारण जो रिएक्शन होगी वो mg के बराबर हो जाएगी। और फिर इस केस में व्यक्ति के आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चारों केसेस हमारे किसके हो गए, लिफ्ट के ऊपर या नीचे गति करने के हो गए। सेकंड है क्रेन। सेकंड एप्लीकेशन हमारा क्रेन, यानी क्रेन से जिससे हम हैवी लोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। तो इस क्रेन की स्टडी करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा क्रेन का सपोर्टिंग सिस्टम है। क्रेन एक वर्टिकल कॉलम पर टिकी होती है। तो क्रेन हमारी वर्टिकल कॉलम पर है और इसमें जो फोर्स उत्पन्न करने वाली स्थितियाँ हैं, सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट ए और बी, इस ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी वर्टिकल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। ए और बी ये स्थितियाँ हो गई हमारी सपोर्ट की। तो क्रेन इज सपोर्टेड ऑन वर्टिकल कॉलम, पॉइंट ए इज हिंज्ड सपोर्ट एंड बी इज सिंपल सपोर्ट ऑफ क्रेन। क्रेन एक ऊर्ध्वाधर कॉलम पर टिकी होती है, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम हो गया। बिंदु ए क्रेन का कब्जेदार टेक है, तो ये ए क्रेन का कब्जेदार टेक हो गया। कब्जेदार टेक का मतलब जो दरवाजों में लगा होता है कब्जा। तथा बी साधारण टेक है, तो बी साधारण टेक है, ये ओपन नहीं होता, ये बस मूव करता है। रिएक्शन फोर्स एट हिंज सपोर्ट में बी इन एनी डायरेक्शन। ए पर रिएक्शन फोर्स की दिशा बदलती रहेगी, ये डिपेंड करेगा कि हमारी लिफ्ट की पोजीशन कैसी है। बट वाइल रिएक्शन बाय सिंपल सपोर्ट बी रिमेन्स परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन। कब्जे पर टेक की प्रतिक्रिया बल किसी भी दिशा में लग सकती है, ये डिपेंड करता है कि लिफ्ट हमारी किस पोजीशन में है। जबकि साधारण टेक पर ये फिक्स्ड रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा टेक पर ये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, प्रतिक्रिया बल, ये इस टेक पर, टेक बी जो साधारण टेक है, इस पर एफ बी और एक्स का मतलब ये एक्स डायरेक्शन में है। और ए पर जो टेक लगेगा वो दो तरीके का लगेगा रिएक्शन, एफ ए एक्स, एफ ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये दोनों हो गए, और इनके बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, L1। और ये पूरा हमारा क्रेन सिस्टम हो गया। क्रेन सिस्टम का भार स्मॉल mg है, और क्रेन हैवी लोड लेती है, तो हैवी लोड यहाँ पर एकदम एंड में आएगा। तो हैवी लोड यानी भारी भार, इसका जो भार होगा कैपिटल mg। तो यहाँ पर कई फोर्स कपल जनरेट हो रहे हैं। पहला फोर्स कपल FAX और FBX के कारण, तो इनके बीच की डिस्टेंस L1 है। दूसरा फोर्स कपल कैसे जनरेट होगा, FAY mg, और फिर इसकी डिस्टेंस L1 है। ये डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी L2 है। तो L2 डिस्टेंस पर ये फोर्सेस अवेलेबल हैं। इसी तरह से FAY और कैपिटल mg ये L3 डिस्टेंस पर हैं। FAY कैपिटल mg, ये तीन बलयुग्म काम कर रहे हैं। और फिर हम इसकी आगे स्टडी करते हैं। कैपिटल mg वेट लिफ्टेड बाय क्रेन, क्रेन पर लटका भार कैपिटल mg है। स्मॉल mg क्रेन का भार
वेट ऑफ क्रेन, यहाँ कैपिटल mg चूंकि बहुत ज़्यादा भार लिफ्ट उठाती है ये क्रेन, इसलिए हम कैपिटल mg लिखेंगे और क्रेन का भार इसी की अपेक्षा कम होता है। एफ बी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट बी, यानी बिंदु बी पर के सतह पर क्षैतिज दिशा में प्रतिक्रिया बल एफ बी एक्स है, रिएक्शन फोर्स है, और वाई दिशा में 0 है। एफ ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट ए, यानी बिंदु ए पर या कब्जे पर क्षैतिज दिशा में प्रतिक्रिया बल। तो एफ ए एक्स बिंदु ए पर क्षैतिज दिशा में प्रतिक्रिया बल, एफ बी एक्स बिंदु बी पर क्षैतिज दिशा में प्रतिक्रिया बल, और एफ ए वाई बिंदु ए पर वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिक्रिया बल। ये 3 बल हो गए हमारे, और mg नीचे की ओर और कैपिटल mg ये हैवी लोड ये नीचे की ओर काम कर रहा है। सिंस क्रेन इज इन इक्विलिब्रियम, सो यानी क्रेन संतुलन अवस्था में है, इसलिए हम संतुलन की अवस्थाएं देखेंगे। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम क्षैतिज संतुलन, क्षैतिज संतुलन में जितने भी क्षैतिज बल हैं इनका हम सम करें तो वो 0 होने चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर 2 ही हैं, एफ ए एक्स और एफ बी एक्स। क्षैतिज दिशा में यही बल हैं, बाकी सब वर्टिकल डायरेक्शन में बल हैं। तो इनका सम करेंगे एफ बी एक्स माइनस एफ ए एक्स। इनकी डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो इसको सेम डायरेक्शन में करेंगे। सेम डायरेक्शन में करने के लिए हम माइनस साइन का उपयोग करेंगे। तो एफ बी एक्स माइनस एफ ए एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्षैतिज संतुलन हो गया। वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऊर्ध्वाधर संतुलन, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं एफ ए वाई एम जी और कैपिटल एम जी, इनको हम क्या करेंगे 0 कर देंगे इनका सम। तो एफ ए वाई इस दिशा में हो गया और एम जी इसका विरोध कर रहा है तो एम जी को हम माइनस करेंगे, और कैपिटल एम जी भी विरोध कर रहा है, ये भी माइनस आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गए इक्विलिब्रियम। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम घूर्णी संतुलन के लिए, तो जितना भी टार्क जनरेट हो रहा है वो टोटल टार्क हमारा 0 होना चाहिए, तभी ये संतुलन अवस्था में है। तो इस तरह से जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज टार्क हैं और जो क्लॉकवाइज टार्क हैं उनको जोड़ेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वामावर्त आघूर्ण, और ये जो है ये पूरा हमारा टॉर्क जो जनरेट हुआ ये दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो हम सम 0 कर देते हैं। एफ बी एक्स इंटू L1 ये इस जो फोर्स कपुल है इसका टार्क है, और फिर एम जी इंटू L2, एम जी L2 इस जो फोर्स है इसका फोर्स कपुल हो गया। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन पहले वाले से अपोजिट है, और दूसरा वाला ये भी माइनस में आएगा एफ ए वाई और एम जी इसके द्वारा कैपिटल एम जी इंटू L3, ये डिस्टेंस L3 है, और ये भी माइनस में आएगा इक्वल टू 0। तो ये 3 हमारे फोर्स कपुल हैं जिससे ये 0 आ रहा है। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 फोर्सेस कैन बी कैलकुलेटेड। दीज फोर्सेस एफ बी एक्स कैपिटल एम जी स्मॉल एम जी और एफ ए एक्स एंड एफ ए वाई दीज कैन बी कैलकुलेटेड। यानी समीकरण 1, 2 व 3 से सभी बलों का मान ज्ञात किया जा सकता है जो लिफ्ट में इसमें क्रेन में लग रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन, इसमें जितने फोर्सेस लगते हैं या इसकी वर्किंग इसको देखते हैं। स्टीम इंजन इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। स्टीम इंजन डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, यानी स्टीम इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। तो हीट इंजन में क्या होता है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम इन ए बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित कर दिया जाता है किसी बॉयलर में। व्हेन हॉट एंड प्रेशराइज्ड स्टीम इज रिलीज्ड इट पुशेस द पिस्टन। व्हेन हॉट एंड प्रेशराइज्ड स्टीम इज इंसर्टेड इन सिलेंडर ए पिस्टन इज पुश्ड बाय दिस स्टीम। Piston starts moving, which imparts rotational motion to crank through connecting rod. Thus, linear motion of piston gets converted into rotational motion of crank connecting wheel. तो स्टीम इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को कार्य में बदल देती है।
स्टीम इंजन में जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित करते हैं और इस भाप को हाई प्रेशर पर पिस्टन में डालते हैं। तो पिस्टन में डालने पर क्या होता है, पिस्टन का जो सिलेंडर है वो रेखीय गति करता है। इससे पिस्टन आगे पीछे, उसका जो पिस्टन है वो आगे पीछे गति करता है। पिस्टन से जुड़ा हुआ एक क्रैंक शाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट होता है। इस क्रैंक शाफ्ट की मदद से जो पिस्टन के लीनियर मोशन है यानी रेखीय गतियां हैं आगे पीछे, उस गति को क्रैंक शाफ्ट की मदद से घूर्णन गति में बदला जाता है और ये घूर्णन गति से पहिया चलता है। तो यहाँ पर एक स्टीम इंजन दिखाया गया है। स्टीम इंजन में ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक सिलेंडर में यहाँ पर भाप इंटर करता है, तो ब्लू कलर से हम देख रहे हैं स्टीम एंट्री कर रही है। और ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में पिस्टन हो गया जो कि रेखीय गति कर रहा है। और इस रेखीय गति के करने से क्या हो रहा है, जो व्हील है क्रैंक शाफ्ट के थ्रू व्हील गति कर रहा है, रोटेशनल मोशन। तो ये गति कैसे हो रही है इसके लिए हम देखते हैं। पहले स्टीम इसमें इंसर्ट करेगी इस चैम्बर में। इस चैम्बर में इंसर्ट करने के बाद जैसे ही ये वाल्व ओपन होगा ये वाला, तो स्टीम प्रवेश करेगी और स्टीम के हाई प्रेशर से प्रवेश करने के कारण यहाँ पर सिलेंडर आगे, ये पिस्टन आगे गति करेगा। पिस्टन की गति से क्या हुआ, यहाँ पर पिस्टन की गति करने के कारण से यहाँ पर वाल्व जैसे ही ओपन होगा, इस वाल्व के कारण पिस्टन क्या करेगा, यहाँ पहुँच के फिर इस दिशा में यहाँ पर गति करता हुआ पहुँचेगा और बार बार यही साइकिल रिपीट होगा। तो एक बार पिस्टन इस वाल्व के खुलने से आगे की ओर बढ़ेगा इधर, और फिर इस वाल्व के खुलने से दोबारा फिर से इधर आ जाएगा। बार बार ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो चूंकि इस पिस्टन से जुड़ा हुआ हमारा क्रैंक शाफ्ट है और व्हील है, और फिर पिस्टन के रोटेट करने से पहले क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है। क्रैंक शाफ्ट रोटेट करने से क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट ये चूंकि पिस्टन की जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है यानी लीनियर मोशन है, और क्रैंक शाफ्ट इस तरह से अरेंजमेंट बनाया जाता है कि ये लगातार इस तरह से गति करे कि ये लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में बदल दे। तो क्रैंक शाफ्ट इस तरह से कुछ ये आकार का होता है और सिलेंडर का जो रॉड लगा होता है वो इस पर लगा होता है। तो जब ये रोटेट करेगा, ये सिलेंडर आगे पीछे जाएगा, तो ये सर्किल रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन, और इसके कारण जो हमारा व्हील लगा होता है इधर या इधर, ये क्या करता है, ये सर्कुलर मोशन करने लगता है। ये क्रैंक शाफ्ट इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये लीनियर मोशन को पिस्टन के, ये इधर से जो लीनियर मोशन आ रहे हैं रेखीय गति, इसको सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। तो इससे हमारा व्हील चलता है। ये स्टीम इंजन इस तरह से वर्क करता है। अब आते हैं फोर्थ इक्विपमेंट, टरबाइन। तो टरबाइन एक ऐसी युक्ति है जिस पर हम स्टीम टरबाइन की बात करें तो हम स्टीम इसमें इंसर्ट करते हैं और फिर क्या होता है, ये टरबाइन मूव करती है उस स्टीम के द्वारा और फिर इससे हम वर्क प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इम्पल्स टरबाइन। एन इम्पल्स टरबाइन ब्लेड इज एक्टेड अपॉन बाई स्टीम, ब्लेड इज एक्टेड अपॉन बाई स्टीम एंड ब्लेड्स आर फिक्स्ड ऑन ए रोटर। आवेग टरबाइन में ब्लेड पर लगने वाला बल स्टीम के आवेग से प्राप्त होता है। When blades are pushed by steam, rotor starts rotation and impulse of steam changes momentum of blade। तो आवेग टरबाइन में ब्लेड पर लगने वाला बल स्टीम के आवेग से प्राप्त होता है। तो स्टीम हाई प्रेशर में होती है और जैसे ही ब्लेड पर आरोपित की जाती है तो स्टीम द्वारा लगाया गया आवेग, तो इससे टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो मूव करने लगते हैं। यानी ब्लेडों पर जब स्टीम द्वारा दाब लगाया जाता है तो रोटर घूमने शुरू हो जाता है और फिर हमें इसके द्वारा कार्य मिलता है। तो यहाँ पर हम इस नोजल के थ्रू यानी पतले होल के थ्रू स्टीम
इस ब्लेड पर गिराते हैं। ये हम V1 वेग से क्षैतिज से α1 कोण पर गिराते हैं। तो यहाँ हमारा α1 एंगल है। α1 कोण पर इस ब्लेड पर ये स्टीम नोजल टकराएगा, स्टीम, और फिर टरबाइन ब्लेड्स मूव करने लगेंगी और जो स्टीम है हमारी वो ब्लेड के दूसरे सिरे से V2 वेग से क्षैतिज से α2 कोण बनाते हुए बाहर निकलेगा। Thus, steam strikes at angle α1 with velocity v1 and steam leaves the blade at angle α2 with velocity v2। माना नोजल से निकलकर स्टीम ब्लेड पर क्षैतिज दिशा से अल्फा कोण पर v1 वेग से टकराती है। तो फिगर में ये चीज़ है कि v1 वेग से अल्फा कोण पर क्षैतिज से टकराती है ब्लेड से, और फिर α2 कोण से क्षैतिज से v2 वेग से बाहर स्टीम इस ब्लेड से निकल जाती है। इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टीम इज m kg/s देन मोमेंटम ट्रांसफर्ड। यदि भाप प्रवाह की दर m kg/s है तो स्टीम के संवेग में परिवर्तन, स्टीम के संवेग में परिवर्तन कैसे होगा? एट एंट्री, प्रवेश के समय स्टीम का मोमेंटम अलोंग AB, तो AB के दिशा में स्टीम का संवेग कितना होगा? स्टीम का जो रेट ऑफ इंसर्ट है वो m kg/s है और ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो mv1 mv1 यहाँ पर मोमेंटम हो गया 1 सेकंड में, और फिर α1 एंगल हो गया। तो इस क्षैतिज दिशा में कितना मोमेंटम कार्य करेगा? mv1 cos अल्फा। तो इस तरह से हम जो मोमेंटम में चेंज है, एक्चुअल में ये मोमेंटम नहीं, मोमेंटम में चेंज 1 सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो ये फोर्स आ जाएगा mv1 cos α1। तो हम m जो लिया है ये मास पर सेकंड है, kg/s है, इसलिए हम इसको चेंज इन मोमेंटम के बजाय चेंज इन, यानी ये अप्लाइड फोर्स हो गया, स्टीम द्वारा अप्लाइड फोर्स यानी आरोपित बल हो गया। और फिर एग्जिट पर भी CD दिशा में निकलने पर कितना बल लगेगा? mv2 cos α2। तो ये एग्जिट पर इतना फोर्स अप्लाई होगा mv2 cos α2। फिर से बता दें कि m यहाँ पर मास नहीं है, मास kg/s इसकी यूनिट है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितना मास बाहर निकल रहा है ये है। तो इसलिए ये जो mv2 है cos α2 ये अमाउंट ऑफ फोर्स हो गया। 10 इम्पल्स ऑन स्टीम, यानी स्टीम पर आवेग, आवेग के बजाय यहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इम्पल्स कैलकुलेट करना हो तो इन 1 सेकंड कैलकुलेट करेंगे। इम्पल्स इन 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन, तो ये भी 1 सेकंड में होगा। तो इम्पल्स के बजाय हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑन स्टीम, यानी स्टीम पर नेट फोर्स या नेट बल कितना लगेगा? तो नेट फोर्स कितना लगेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम संवेग परिवर्तन की दर। तो टोटल दर कितनी है? इनकमिंग रेट संवेग परिवर्तन की mv1 cos α1 है, और इसकी आउटगोइंग रेट कितनी है? mv2 cos α2। तो हम, चूंकि ये आउटगोइंग रेट इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, तो हमें इस दिशा में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? माइनस लेके चलेंगे, माइनस mv2 cos α2, और इसमें से घटाएंगे कौन सा? जो इनकमिंग है, तो इनकमिंग वाला यहाँ पर घटा देंगे। इनकमिंग यहाँ पर हमारा ये है, ये कितना है? mv1 cos α1, तो इसको घटाएंगे तो दोनों चीज़ें हमारी माइनस में हो गई। तो स्टीम पर कितना बल लगेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम संवेग परिवर्तन की दर इसे से निर्धारित होगी, माइनस mv2 cos α2 माइनस mv1 cos α1। हेंस फोर्स ऑन ब्लेड, हेंस फोर्स ऑन ब्लेड यानी ब्लेड पर लगने वाला बल, इसी बल से ब्लेड टरबाइन की घूमेगी और इसी के कारण वर्क प्राप्त होगा। तो कितना फोर्स लगेगा? F = mv2, ये जो स्टीम पर बल लग रहा है इसी के अपोजिट प्रतिक्रिया बल ब्लेड पर लगेगा। mv2 cos α2 प्लस v1 cos α1, इतना फोर्स
इस ब्लेड पर लगेगा और इसी फोर्स के कारण ब्लेड घूमेगा और फिर इस ब्लेड के घूमने से रोटर भी घूमता है। तो जो टरबाइन का उद्देश्य है उस टरबाइन के द्वारा हम वो वर्क या कार्य प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा स्टीम टरबाइन है। इस टरबाइन में एक नोजल के थ्रू, इस नोजल के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टीम इंसर्ट कराते हैं जो कि टरबाइन के ब्लेड्स पर पड़ती है। तो स्टीम डायरेक्टली टरबाइन के ब्लेड्स पर पड़ती है और इस कारण से ब्लेड इस स्टीम के इम्पल्स के कारण चलती हैं, इम्पल्स टरबाइन। और ये चूँकि जितने भी ब्लेड्स हैं उस पर जिस ब्लेड पर पड़ती है उसको रोटेट कर देती है, नेक्स्ट ब्लेड पर आती है। तो इस तरह से बार बार हम जो भी स्टीम जिस भी ब्लेड पर पड़ती है उसको आगे की तरफ रोटेट कर देती है। और ये हमारी जब ब्लेड रोटेट होगी उस स्टीम के इम्पल्स के कारण, तो इससे जो लगा हुआ हमारा शाफ्ट है वो भी रोटर रोटेट करेगा और फिर क्या करेगा, ये आगे जो हमारा डायनेमो वगैरह लगे होंगे टरबाइन से उसमें रोटेशन जाएंगे और डायनेमो को रोटेट करेंगे और इस प्रक्रिया में बिजली का उत्पादन होगा और फिर हमें जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा।